इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, सबसे पहले राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हरियाणा में एक बहुत ही कमाल हुआ इस चुनाव के अंदर। और वो कमाल कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि हरियाणा में सभी लोग यह मान के चल रहे थे कि बीजेपी की हार होने वाली है और सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज होने वाली है, परंतु हुआ उल्टा। तो ऐसा कैसे हो गया? कोई तो सूत्रधार होगा, कोई तो सारी प्लानिंग बनाने वाला होगा। ऐसे कौन कौन से चेहरे थे बीजेपी में जिन्होंने बिल्कुल जड़ों पर काम किया और उनकी मेहनत रंग लाई और हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। ऐसे वह कौन से बीजेपी के नवरत्न हैं जिनको हम नवरत्न की संज्ञा दे सकते हैं? और चर्चा में आपको मालूम भी चलेगा कि हम उनको नवरत्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असलियत में उन्होंने नवरत्न की जो भूमिका होती है उसको बखूबी अदा किया है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, सबसे पहले राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखिए, जी हरियाणा में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो बड़े चैनल हो, जी सब में एक ही बात आ रही थी, चाहे एग्जिट पोल हो, जी एक ही बात थी कि कांग्रेस पार्टी 60-65 सीटें जीतने वाली है। जी परंतु हो गया उल्टा, आधा। जी कांग्रेस आ गई 37 पर, जी जहां लोग उनको 70 सीटें जितवा रहे थे। जी यह जो सारा कारनामा हुआ, ये ऐसे ही नहीं हुआ। जी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं बीजेपी में जी जिन्होंने बहुत बढ़िया रणनीतियां बनाई जी और वो रणनीतियां ग्राउंड पे उन्होंने लागू की। जी और उनसे जो फिर पलटी है तस्वीर हरियाणा की, जी उसने पूरे भारत को छोड़िए, जी यहाँ तक कि जो विश्व को मीडिया है उसको भी हैरान कर दिया। जी। तो आपकी नजर में वो मुख्य नवरत्न कौन है बीजेपी के? देखो, निश्चित रूप से जो हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की सूझबूझ, जी, उनकी जो कार्य कुशलता और राजनीति का जो उनका एक अनुभव, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने हारी बाजी को जीतने का काम किया। बिल्कुल। और जिन हम 9 नेताओं की चर्चा कर रहे हैं, वो 9 नेता हैं, इसलिए हमने उनको 9 रत्न की संख्या दी है जी। और जो 9 रत्न हैं उनको हम मोदी जी के भी 9 रत्न कह सकते हैं, बीजेपी के भी 9 रत्न कह सकते हैं जी। क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, बिल्कुल सही जिनके कहा। चेहरे पर देश और प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो जिन 9 रत्नों की हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो इनका हरियाणा प्रदेश से कोई वास्ता नहीं था, वो हरियाणा से बाहर के थे, लेकिन उनको अलग अलग जिम्मेदारी दे करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की टीम ने हरियाणा में भेजा और उन्होंने उसमें कुछ हरियाणा प्रदेश के नेता भी शामिल हैं। और वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक टीम बना करके, एक संगठन वर्क करके, और यहाँ जो फूल जो मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था उसको खिलाने का काम किया। और विपरीत हालातों में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार लगातार, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी। बिल्कुल सही कहा, जब से हरियाणा का गठन हुआ। जी बिल्कुल। और वो काम इन 9 रत्नों ने करके दिखा दिया जी। अब हम सिलसिलेवार तरीके से इनकी बात करेंगे और सबका ये बताएंगे कि किसमें कितना दमखम था, किसकी किस खूबी की वजह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। इनमें सिलसिलेवार तरीके से हम अगर बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़े चेहरे की अगर चर्चा करें तो वो चेहरा है डॉक्टर सतीश पूनिया का।
जी। डॉक्टर सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं और उनको चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सोच समझ करके हरियाणा का प्रभारी लगाया। बिल्कुल। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि हरियाणा राजस्थान के बिल्कुल साथ लगता राज्य है और गुड़गांव मेवात से लेकर के और सिरसा तक का पूरा एरिया राजस्थान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल। चाहे वो हम बात करें गुड़गांव से लेकर के मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी और उसके बाद आते आते हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, सिरसा, ये पूरी बेल्ट कहीं ना कहीं राजस्थान के एक बड़े हिस्से को टच कर रही है। बिल्कुल। और सतीश पूनिया चूंकि राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और वो पिछला चुनाव बाल बाल हार गए, वरना हो सकता है राजस्थान की कमान उनको मिल जाती। बिल्कुल। और उस संदर्भ में वो फिर हरियाणा में काम भी क्या पता कर पाते या नहीं कर पाते। सतीश पूनिया ने जिस ढंग से काम यहाँ किया, एक तो चूंकि वो जिस गोत्र से आते हैं उसका हरियाणा प्रदेश में बहुत सी जातियों में पूनिया गोत्र है जी। और उसका करीब प्रद्युमन भाई 18-20 जातियों में पूनिया गोत्र है जी। और उनके बड़े बड़े गांव हैं, भले ही वो हरियाणा से इतना कनेक्टेड ना हो लेकिन उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश में जाति और गोत्र का अपना एक विशेष महत्व है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से सतीश पूनिया एक प्रखर वक्ता हैं जी। और जिस तरह से उन्होंने टास्क दिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिला वाइज मीटिंगें लेकर, जी जी, वो टास्क कहीं ना कहीं काम आए। प्रद्युमन भाई एक चीज और हम इसमें जोड़ सकते हैं जी। देखिए हरियाणा के अंदर जी जाटों की जो आबादी है बहुत ज्यादा है जी, अच्छी तादाद में जी। और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं जी उसमें ये आ रहा है कि जो 28 से 30% के आसपास जाटों का वोट बीजेपी की तरफ गया है। जी। तो इस वोट को बीजेपी की तरफ लाने में सतीश पूनिया की जो रणनीतियां हैं जी, उनका काफी बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से उनका रोल रहा है। और असली कहानी प्रभारी की जो होती है जी, वो यही होती है कि उसको घर घर जाकर के वोट मांगने का काम नहीं है प्रभारी का। प्रभारी का काम ये है कि आप ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करनी जी, आप अपनी टीम को, अपने प्रत्याशियों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताओ कि आपको बूथ कैसे जीतना है, आपको चुनाव कैसे जीतना है जी जी। और उस रणनीति में वो कारगर साबित हुए। इन नवरत्नों में अगर दूसरे नेता की हम चर्चा करें जी, तो दूसरे जो शख्स हैं वो मैं मान रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा और एबीवीपी में रहे हैं, बड़ा उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और मोदी जी के बड़े विश्वास पात्र हैं। हरियाणा में उनको विधानसभा के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका मैं समझ रहा हूं वो ये रही कि जिस तरह का हरियाणा प्रदेश में टिकट आवंटन हुआ, भले ही उनको हिंदी इतनी नहीं आती जी, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने टिकट वितरण में उनकी जो भूमिका रही कि किस तरह से, देखिए आप, दादा रामकुमार गौतम को नारनौल से सफीदो चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीत गए। कृष्ण बेदी को शाहबाद से नरवाना चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीत गए। इसी तरह से उन्होंने लक्ष्मण यादव को कोसड़ी से रेवाड़ी में चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीत गए। तो उन्होंने जिस तरह से रणबीर गंगवा को नलवा से बरवाड़ा में टिकट दी, वो चुनाव जीत गए। वरना ये जो चारों नेता हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां से इनको अगर उन्हीं हलकों से लड़ाते तो हो सकता है चारों हार जाते। बिल्कुल, क्योंकि चारों की खिलाफत नजर आ रही थी। बिल्कुल। और ये चार नहीं, जिस तरह से उन्होंने टिकट वितरण किया हल्का वाइज, उसका ये परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंच गई जी। तीसरे जो शख्स हैं वो हैं विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सह प्रभारी चुनाव के भी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद रहे। वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद होते हुए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो लोकसभा का चुनाव भी जीत गए। टूटी फूटी हिंदी आती है उनको, लेकिन उसके बावजूद जब से वो हरियाणा के प्रभारी बने हैं, अभी तो वो चुनाव के प्रभारी, इससे पहले वो हरियाणा के जब प्रभारी थे, बिल्कुल अभी सह प्रभारी हैं वो, तो उस समय भी उन्होंने लगातार जो है जिला वाइज जा करके मीटिंगें की और आदमपुर उपचुनाव में भी वो आए थे पहली बार हिसार में। बिल्कुल। और तब भी उनकी एक रणनीति थी और उस रणनीति का नतीजा ये था कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव जीते। तो निश्चित रूप से विप्लव देव का भी इसमें एक बड़ा रोल रहा। और अब तो वो चूंकि इतने लंबे समय से जब हरियाणा से जुड़े हुए हैं
तो निश्चित रूप से हरियाणा की सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने ज्यादातर काम अपनी कोठी से किया। अपनी कोठी जो उनकी दिल्ली है तालकटोरा रोड पर, वहां से उन्होंने जो है पूरे सिस्टम को चलाने का काम किया। लोगों से खूब मीटिंगें की उन्होंने, नेताओं से। जी। चौथा जो नाम है वो इस लिस्ट में सुरेंद्र कुमार नागर। अच्छा। सुरेंद्र कुमार नागर उत्तर प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, अखिलेश मुलायम जी के नजदीकी रहे हैं। वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद और अमित शाह के वो काफी विश्वास पात्रों में आज के दिन उनकी गिनती है। ठीक है। सुरेंद्र सिंह नागर गुर्जर समुदाय से हैं और उनका पीछे फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर भी एक प्रत्याशी के तौर पर नाम चल रहा था। उन्होंने भी अच्छा खासा पूरा जो है रोल उनका रहा। और उनका मेन जो रोल मैं देख रहा हूं वो यही रहा कि जो धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर सतीश पूनिया, वो दोनों जो है प्रभारी थे, एक चुनाव प्रभारी, एक पार्टी के मेन प्रभारी। तो उनके बाद नीचे की टीम के साथ जो सारा कोऑर्डिनेशन करना था, उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी भूमिका रही। ये चारों ही नेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, चारों ही हरियाणा प्रदेश से बाहर के हैं और चारों को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा जिताने की जिम्मेदारी दी थी, बिल्कुल, जिस पर ये कामयाब हुए। अब हम बात करते हैं अगले जो चार नेता हैं, वो चार नेता जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, जिनको हमने इन नवरत्नों में रखा है, वो चारों नेता हरियाणा प्रदेश से आते हैं। उन चारों नेताओं में सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम है नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी को भले ही मार्च के बीच में 11 मार्च को जो है बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नायब सिंह सैनी का कार्यकाल रहा और उन्होंने घोषणाओं पर घोषणाएं की और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो घोषणाएं सिर्फ डम्मी घोषणाएं कर रहे हैं, पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज बैठा दी कि नायब सैनी अगर अगली बार मुख्यमंत्री बना तो जो वादे किए हैं उन सबको पूरा करेंगे। और उसी का एक परिणाम है कि एक आम घर से आया हुआ शख्स जिसने बहुत ज्यादा फूंफा नहीं की और उन्होंने लोगों से सीधे कनेक्टिंग जो है की। और सबसे प्लस पॉइंट उनका क्या रहा, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो संत कबीर कुटीर जो मुख्यमंत्री जी का घर है, मैं उसी बात पे आ रहा जी, था, उसके दरवाजे बंद थे, लेकिन उन्होंने उन दरवाजों को खोलने का काम किया। और रात को मैंने खुद दिन देखा है 2-2 बजे तक उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। चुनाव से पहले, जब वो मुख्यमंत्री बने और लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद के सीन की बात है। तो नायब सिंह सैनी के दम पर उन्होंने खुद का चेहरा था और लोगों से ज्यादा उन्होंने लोगों को समझाने का में वो कामयाब रहे कि मैं आप जैसा ही हूँ। प्रद्युमन भाई, मेरा 2-3 दफा जाने का वहां हुआ है सीएम हाउस के अंदर, क्योंकि मैं पुनिया खाप में काम करता हूँ, तो खाप के सिलसिले में हम पूरी खाप वहां गई और उनसे जो मिलना हुआ और हमने जो उनका व्यवहार देखा, देखिए पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं अगर सभी की भी बात करूं, जिस प्रकार से लोगों से आज यह डीलिंग करते हैं, हंस के, बिल्कुल, एक तो चेहरे पे स्माइल रहती है, खड़ूस व्यक्तित्व नहीं है, इरिटेट पर्सनैलिटी नहीं है, तो यह चीज बहुत असर डालती है जनता पर। देखो, निश्चित रूप से जिस ढंग से उन्होंने भाषणबाजी की पूरे चुनाव में, और जिस तरह से लोगों से उन्होंने कनेक्टिंग, अपने खुद को कनेक्ट रखा, वो कहीं ना कहीं लोगों के समझ में ये आया कि बाकी जो चेहरे हैं उनमें नायब सैनी अपने जैसा है, और वो अपने जैसे की जो फीलिंग जब आती है तो लोग उस पर धड़ाधड़ वोट डालते हैं। तो नवरत्नों में खुद चूंकि वो फेस थे तो नायब सिंह सैनी का एक नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें पंडित मोहनलाल बड़ौली, पंडित मोहनलाल बड़ौली की सबसे बड़ी जो बात है, जिसके लिए मैं उनको बड़ी दाद देता हूं कि किसी नेता में ऐसी हिम्मत होती है, उन्होंने अपनी पार्टी को जिताने के लिए खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वरना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, खुद चुनाव लड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, खुद चुनाव लड़ा। तो उन्होंने एक इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि मैं अपनी पार्टी के 90 के 90 प्रत्याशियों को जिताने के लिए खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रद्युमन भाई, इन्होंने त्याग कर हरियाणा में एक एग्जाम्पल सेट किया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, वरना जो टिकट बटनी थी वो उनमें तो साइन मोहनलाल बड़ौली के होने हैं, जब जो नॉमिनेशन, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसमें एक नाम और आएगा आगे लिस्ट में,
करेंगे चर्चा। हाँ, सुरेंद्र अभी पुनिया ने भी त्याग किया है, अभी उसका करेंगे उन पर आगे भी चर्चा चर्चाएं। करेंगे। हाँ। तो मोहनलाल बड़ौली का जहां तक बात है, मोहनलाल बड़ौली उस हालात में जब पंडित रामविलास शर्मा की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी, जो बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में शामिल थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज को भी और पूरे हरियाणा प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने, मैंने खुद ने देखा है, बहुत जगह जा जा करके ब्राह्मण समाज की धर्मशालाओं में, ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में बिल्कुल जा करके उन्होंने ब्राह्मणों को प्रेरित किया। जी। अब ब्राह्मण नाराज क्यों थे? हाँ। मनोहर लाल खट्टर जी ने जब 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो अपनी रथ यात्रा निकाली, बरवाड़ा में एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसमें उन्होंने, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको ये कहा कि गर्दन काट दूंगा तेरी। और उसके बाद ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं नाराजगी हुई। उससे भी बड़ी नाराजगी ब्राह्मणों में तब हुई जब जो ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण 2 लोकसभा में थे, अरविंद शर्मा और जो है रमेश कौशिक, और 2 राज्यसभा में थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स और कार्तिकेय शर्मा, जो बीजेपी के समर्थित थे, हालांकि वो निर्दलीय थे। ये थे लोकसभा के चुनाव से पहले। उसके बाद हालात क्या बनी कि जनरल डीपी वत्स की जगह सुभाष बराला को राज्यसभा में भेज दिया। ब्राह्मणों की एक सीट जो थी वो खत्म हो गई। उसके बाद दोनों जो ब्राह्मण चेहरे थे, अरविंद शर्मा खुद चुनाव हार गए, रमेश कौशिक की टिकट काट करके पंडित मोहनलाल बड़ौली को दी, वो चुनाव हार गए। ब्राह्मण केवल एक बचा, कार्तिकेय शर्मा, वो भी बीजेपी का नहीं बल्कि समर्थित है। जी। उसके बाद पंडित रामविलास शर्मा की टिकट काटना, इतने बड़े नेता की, उसके बावजूद पंडित मोहनलाल बड़ौली ने जिस ढंग से मैनेज किया इस सिस्टम को, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है जी। और उन्होंने जिस तरह से ब्राह्मण समाज को ने बड़ी भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की है, और वो केवल इसलिए की है कि वो उनको ये समझाने में कामयाब हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें 7वें चेहरे के बारे में, वो 7वां चेहरा है मनोहर लाल जी। मनोहर लाल खट्टर जी, जो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं, और दबी जुबान में भी और बहुत से खुले तौर पर भी ये कहते हैं कि अगर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहते तो बीजेपी की सरकार नहीं आती। उसके पीछे उनका कारण यही है कि उनका लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, जो उनका व्यवहार है, इरिटेट होना, वो जो है सही लोग नहीं मानते, क्योंकि राजनीतिक आदमी को इतना ओवर भी नहीं रहना चाहिए। अब मनोहर लाल जी की क्या खासियत रही जिसकी वजह से इन 9 रत्नों में हम उनको गिन रहे हैं? उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि बिना खर्ची, बिना पर्ची का जो उन्होंने नारा दिया अपने कार्यकाल में, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर के भुनाने में कामयाब रहे। मस्त स्ट्रोक रहा जी बिल्कुल, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी ने तो कोई भर्तियां की नहीं थी ना। तो मनोहर लाल जी ने जो काम किया उसका फायदा भी बीजेपी ने उठाया, इसलिए हम उनको इन 9 रत्नों में गिन रहे हैं। ठीक कहा। उसके बाद भले ही वह मोदी जी की कैबिनेट में हो, उसके बाद 8वें जिस चेहरे की हम चर्चा कर रहे हैं, वो 8वां चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के महामंत्री हैं जी, सुरेंद्र पुनिया। आप जो बात कह रहे थे कि उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया जी, उन्होंने सेक्रीफाइस इसलिए किया, 2 बार लगातार उन्होंने बरवाड़ा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, बिल्कुल बीजेपी के जिला प्रधान रहे, और उसके बावजूद ये लग रहा था कि इस बार बरवाड़ा में उनकी स्थिति ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला करके एक नई मिसाल कायम करने का काम किया, और वही पंडित मोहनलाल बड़ौली के पद चिन्हों पर वो चले। हाँ। उन्होंने खुद की जीत की बजाय पार्टी की जीत बेहतर समझा। प्रद्युमन भाई, जो कि मैं जानता हूं जी, सुरेंद्र पुनिया पे जितने सुरेंद्र पुनिया के कार्यकर्ता जी, जो लोग उनको जानते हैं जी, जो उनके वेलविशर हैं जी, उनकी तरफ से निरंतर दबाव था कि आप चुनाव लड़िए, आप बरवाला की सीट मत छोड़िए, आप किसी और को मत सपेश दीजिए। मैं यहाँ खुले मन से सुरेंद्र पुनिया की तारीफ कर रहा हूँ, और मैं कहीं न कहीं वो तारीफ के हकदार भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर था समर्थकों का, उन्होंने समर्थकों को भी समझाया, और त्याग का उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है, ये कहीं न कहीं इतिहास में अंकित हो गया है। देखो, निश्चित रूप से जो राजनीतिक आदमी होता है वो चुनाव लड़ता ही है। हारो जीतो, कितने वोट हो, वो कोई मायने प्रजातंत्र में नहीं रखता, नहीं देता। लेकिन कोई भी आदमी
जो राजनीति करता है वो जी। किसी भी हालात में टिकट नहीं छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना चाहता। और वो तो तब जब सुरेंद्र पुनिया तो उस हालात में थे कि वो टिकट बांट रहे थे, हाँ बिल्कुल, वो बांटने वालों में थे। बांटने वालों में थे। तो उसके बावजूद टिकट खुद की छोड़ करके और पार्टी के लिए समर्पित होना हाँ। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है हम्म, कि पार्टी भविष्य में उनके लिए इससे भी बेटर कुछ ना कुछ करेगी। करेगी, करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि पंडित मोहनलाल बड़ौली जी ने तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया था, जी, लेकिन इन्होंने ना तो लोकसभा का लड़ा, लोकसभा में भी इनका नाम चल रहा था उस समय, बिल्कुल चल रहा और था। ना इन्होंने विधानसभा का लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष में जी, भी इनका नाम चल जी रहा बिल्कुल था। चल रहा था। अगर जाट को बनाते तो निश्चित रूप से इनको बनाते। इन्हीं को बनाते। जी बिल्कुल। जी। तो उसके बावजूद इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना हम्म, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आप पार्टी के लिए कितने समर्पित हैं। जी। आपने पार्टी के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, हम्म, और जो इन हालात और इन परिस्थितियों में कोई आदमी नहीं करता, पर वो भी भाई तब। जी जब भी कभी इनसे बात करने की कोई अतिथि पे बात करते हैं, जी रात के 3-3, 4-4 बजे तक लगातार मीटिंगों में रहते थे व्यस्त ये, बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। 4-4 बजे तक। हिसार लोकसभा का जब चुनाव परिणाम आया, हम्म, जो रणजीत सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे, जी। वो 3 ही विधानसभा क्षेत्रों में जीते, हम्म, जिसमें हिसार शहर, जी। बरवाड़ा हाँ और हांसी। बिल्कुल। बीजेपी के इन 9 में से इन 3 सीटों पर ऐसी संभावनाएं थी कि जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा, जीतेगा। और इन तीनों पर सबसे ज्यादा मारामारी थी, हाँ। क्योंकि सबको ये दिख रहा था कि हम जीतेंगे। हम्म, वरना तो आप ये देखिए कि नारनौंद में कोई और दावेदार नहीं दिखाई दे रहा था, जी। उकलाना में भी कुछ एक दावेदार थे, जी। उचाना में भी वही हालात थी। जी। उसके बावजूद खुद सीट छोड़ना हाँ। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब हम चलते हैं कि सुरेंद्र पुनिया का क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी राजनीति है। क्योंकि ये जितने हम 9 रत्न गिना रहे हैं, इन 9 रत्नों में से सुरेंद्र पुनिया इकलौते ऐसे नेता हैं जी। जो बाकी जो 8 आदमी हैं, जी। उनके राजनीतिक लेवल से उनका लेवल कम है। बिल्कुल आम किसान परिवार से क्योंकि आता है। कोई प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, हम्म, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री रहा है, हम्म, कोई केंद्र में मंत्री है, हम्म, कोई राज्यसभा का सांसद है। जी। लेकिन इन 9 रत्नों में सुरेंद्र पुनिया ऐसे शख्स हैं जो किसी भी विधानसभा में कभी नहीं पहुंचे, बिल्कुल। कभी कोई एमपीओ नहीं रहे। उसके बावजूद जो उन्होंने दिन रात मेहनत की, और जब से वो महामंत्री बने, पिछले 1 साल में जो उन्होंने मेहनत करके दिखाई है, वो कोई विरला ही आदमी कर सकता है। अब अगली जो बात है वो ये है कि प्रदेश के 3 महामंत्री थे। 3 महामंत्रियों में कृष्ण बेदी जी चुनाव लड़ रहे थे जी। और जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, वो उनको पूरे हरियाणा प्रदेश में राजनीति का मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा स्तर पर उनको कोई जान पहचान उनकी नहीं है, अनुभव नहीं है, और ना उनका इतना अनुभव। ठीक है, वो जिला प्रधान रही हैं, वो एक अलग बात है। अगली जो बात है सुरेंद्र पुनिया की, वो कार्यालय के प्रभारी की जिम्मेवारी उनके पास, तमाम नेताओं की कहां कहां रैलियां करानी है, किस नेता के लिए कैसे क्या सिस्टम करना है, वो हर चीज के जो है सारा दारोमदार सुरेंद्र पुनिया के ऊपर था। एक एक चीज प्रद्युमन भाई इनके हाथ में थी। चुनाव सामग्री हो, फंड मैनेजमेंट कराना हो, एक एक चीज इनके हाथ में थी। उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया है, कहीं कोई दुरुपयोग नहीं। आप रैलियों का देख लीजिए, कार्यक्रम का देख लीजिए, इन्होंने जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी रैलियां कार्यक्रम दिखाए, उनका रिजल्ट भी आया है। बीजेपी और कांग्रेस में दिन रात का अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां ये देखा कि यहाँ इस नेता की जरूरत है, बिल्कुल यहाँ इस नेता के कास्ट फैक्टर हैं जी, उसी नेता को बुलाया। यहाँ इस नेता का प्रभाव है, उसी को वहां बुलाया। वो सब सिस्टम सुरेंद्र पुनिया की बदौलत ही सारा सिस्टम था। क्यों? क्योंकि वो कार्यालय के भी प्रभारी हैं। और इसमें एक चीज और प्रद्युमन भाई, जितने ये लोग हमने बताया जी, देखिए कुछ एक तो हरियाणा के बाहर के हैं जी, उनको हरियाणा के कास्ट फैक्टर और जो धरातल की जानकारी नहीं है जी। कुछ एक बड़े चेहरे हैं, उन पे और भी जिम्मेवारियां हैं जी। केवल और केवल सुरेंद्र पुनिया ही ऐसे व्यक्ति थे इस पार्टी के अंदर जिनके पास सारे धरातल की जानकारी थी,
और इस्तेमाल भी बहुत अच्छा किया है। देखो, निश्चित रूप से ये जिन हम नवरत्नों की बात कर रहे हैं, इनमें से जो जिन आठ लोगों पर अभी तक हमने चर्चा की है, जी इनमें 7 नेताओं का काम तो भाषण देने का ही था। बड़ी बड़ी जनसभाओं में भाषण दो, जी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करो, जी लेकिन जो असली जिम्मेदारी थी, जो ये कहते हैं ना कि तिजोरी की जो चाबी है, बिल्कुल वो सही सुरेंद्र कहा। पुनिया के पास थी। असली जीत और का नायक हम कहें तो जी गलत नहीं जी, होगा। निश्चित रूप से। और वो भी एक ऐसा शख्स जिसका बहुत लंबा चौड़ा, जी जितनी और नेता हूं उतना अनुभव भी ना हो, बिल्कुल उसके बावजूद उन्होंने जीरो से उठ करके जी और आज इस मुकाम तक वो पहुंचे। एक आम किसान जी परिवार में जन्म लेकर। जी। अब हम बात करते हैं जो नवरत्नों में जो नौमा नाम है, जी वो एक ऐसा शख्स है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं जी और जो आपको बहुत ज्यादा फूफा में नहीं दिखेंगे, बिल्कुल साधारण, जिनको बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा जानता नहीं, जी केवल उनको जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वही जानते हैं, और जो बहुत ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं। जी वो हैं जो संगठन के महामंत्री जी फणींद्र नाथ शर्मा। जी फणींद्र नाथ शर्मा, जिनको आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी का जिसकी नींव टिकी हुई है आरएसएस के दम पर, वो आरएसएस की तरफ से यहाँ भेजे जाते हैं, संगठन की तरफ से। जी और वो जो फणींद्र नाथ शर्मा हैं, जी उनकी जो अंदर की जो रिपोर्टें हैं, अंदर जो उन्होंने मेहनत की, उनको इसमें हम 9वें नंबर पर रखेंगे, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। वो ऐसे हैं जो बाहर नहीं दिखते, लेकिन उसके बावजूद जो अंदर की जो मार बोलते हैं ना, अंदर की मार मारने वाले, कांग्रेस को अंदर की मार मारने वाले, वो फणींद्र नाथ शर्मा है। बिल्कुल सामान्य आदमी है जी, सरल स्वभाव के, बिल्कुल साधारण प्रश्न। कोई उनको ये कह ही नहीं सकता कि ये आदमी बीजेपी की को सत्ता में लाने वालों में है। यस, बहुत इतने सिंपल साधारण आदमी, साधारण आदमी। और सबकी बात सुनना, सबकी बात अपनी डायरी में नोट करना, एक एक आदमी से बात करना, और बात करके कि कमी कहाँ है, उस कमी को दुरुस्त करना, सही कहा, और किस तरह से सारे सिस्टम को मैनेज करना। और अगली बात, यहाँ के सारे सिस्टम की रिपोर्ट ऊपर देना, ये काम भी वही करने वाले किया है। तो फणींद्र नाथ शर्मा इन 9 रत्नों में 9वें स्थान पर, और इन 9 के अलावा, क्योंकि ये तो 9 रत्नों में 9 आदमी हो गए, 9 नेता हो गए, एक बहुत बड़ी टीम जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जीत पाई, वो टीम थी विस्तारकों की। विस्तारक मीन्स वो लोग जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके कई कई महीने, कई कई साल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, और बिल्कुल एक साधारण एक झोला उठा करके, एक थैला लेकर के, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, और कई बार तो वो भी मांगी हुई ले जा करके, उन्होंने जो अपना गुजारा किया, कोई पार्टी से खर्चा वर्चा कुछ ना लेकर के, वास्तव में जमीन पर जिन लोगों ने काम किया, उनमें उन विस्तारकों की गिनती है। मैं कुछ एक ऐसे साथियों को जानता हूं, जैसे मैं 2-3 के नाम भी ले देता हूं। जैसे एक उमेद सिंह हसान है, जो पिछले कई सालों से लगातार, तो शाम हल्के से आते हैं, कई सालों से लगातार वो विस्तारक है। पहले वो बावड़ में थे, फिर रेवाड़ी में, अब उनको अलग अलग जिम्मेदारी थी। सुशील बाल्याण, जिनको हिसार की जिम्मेवारी दी गई थी, और उन्होंने हिसार में वो करके भी दिखाया। तो इस तरह से बहुत से, सोनीपत से आते हैं, कहाँ सोनीपत, और एक बहुत ही साधारण, उनको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये जिला के विस्तारक, और इनको इतना बड़ा दायित्व है। तो जो विस्तारक है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है, वो विस्तारक लाइमलाइट में नहीं आते, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रह करके और अपना घर बार छोड़ करके, बिना किसी लालच में, बिना किसी लोभ में, उन्होंने कमल खिलाने का काम किया। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 9 रत्नों के साथ साथ जो विस्तारकों की एक लंबी फौज थी, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल इस जीत में रहा। जी, तो साथियों, ये हमने चर्चा की, जो बीजेपी जीतती है, केवल मात्र आप तक तो एक खबर है कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में जीत गई। असल में जीत के नायक कौन है वो 9 रत्न, जो हमने एक एक पर चर्चा की। और जिन बातों पर हमने चर्चा की साथियों, असलियत में आज अगर तीसरी बार सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई है, तो इन 9 के 9 चेहरों की बदौलत हुई है, और इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और
एक बात मैं और बताऊं, जी ये तो हमने इन 9 रत्नों और विस्तारकों पर चर्चा की है। ठीक है। अगले एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इनके अलावा लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे नेता और थे जी जिन्होंने अपने हलके को छोड़ करके जी कई कई और हलकों में जाकर के पार्टी का प्रचार किया, जी पार्टी को जिताने का काम किया। जी उनके बारे में, जिसमें कई पूर्व सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जी और कई ऐसे थे जिनके पास कोई दायित्व भी नहीं था। भी नहीं। उन लोगों पर भी हम चर्चा करेंगे, करेंगे। लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। हाँ। क्योंकि यहाँ ये बहुत लंबा हो जाएगा। जी तो साथियों, असलियत में ये लोग हकदार, आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को साथियों इसमें कोताही नहीं करें। साथियों हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों अब आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों राम राम। राम राम।